नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन खवाल एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। और इंडियन पॉलिटी में दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे? तो आज पढ़ेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस किस एग्जाम में? तो यहाँ लिखे हुए हैं आपके सामने। ये यूपीएससी, एचसीएस, यूजीसी नेट, एचटेट पीजीटी दे रहे हो, डीएसएसबी पीजीटी दे रहे हो, सीटी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम है जहाँ पॉलिटिकल साइंस आपकी आती है, हर एक एग्जाम के लिए वैलिड है ये। ठीक है दोस्तों, आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो यूट्यूब चैनल है, इस पे आप जाके वीडियो को लाइक, शेयर एंड और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दोस्तों ये बातें हम बात करते हैं प्रियम्बल। दोस्तों प्रियम्बल जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखते हो, जब से आप एनसीईआरटी पढ़ते आ रहे हैं, हर एक बुक के आगे हमारे पास एक कवर पेज लगा होता है, आगे पहले सबसे पहले जिस पे दी होती है प्रियम्बल। दोस्तों उस प्रियम्बल के बारे में आज हमें बात करनी है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी सारी बातें हमें देखनी है। दोस्तों यदि आपको देखनी है और भी वीडियोस हम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हमें करनी है दोस्तों। इसके बाद यदि हम देखें शेड्यूल शेड्यूल हम करते हैं। आज एक चीज और दोस्तों, कल वाली वीडियो में गलती से 59 लिख दिया, तो 159 जो है दोस्तों, ये गवर्नर को क्या करना है, शपथ दिलाना है। थोड़ा ठीक कर देना वहाँ, लिखा तो 159 लेकिन 59 लिखा गया, तो ध्यान रखना है बस ये थोड़ा सा। करते हैं स्टार्ट। देखिए प्रीएम्बल आपको अच्छे से पढ़ना है, टिक करना है, और देखिए हमने चीजों को कितने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, क्या हम उनको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो सारी बातें आज हम करेंगे। देखिए क्या कह रहा है। Which one of the following reflects the objectives of the Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के उद्देश्य को दर्शाता है? इनमें से किसके अंदर भारतीय संविधान के जो उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स है वो हमें देखने को मिलते हैं? तो दोस्तों वो क्या है हमारा? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना के अंदर ही हमें क्या दिखता है? ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है दोस्तों, देखिएगा इसके बारे में बात करते हैं। ये रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर हमें क्या नजर आता है? उसकी ये कह सकते हैं उद्देश्य। उद्देश्य कैसे दोस्तों? तो यहाँ पे हमें साफ साफ नजर आता है कि जस्टिस की बात की जाती है, कैसा जस्टिस मिलेगा, लिबर्टी की बात की जाती है ना, इक्वेलिटी की बात की जाती है, इंटीग्रिटी की बात की जाती है, अखंडता की, है ना। तो वो सारी बातें हमारी प्रस्तावना के अंदर की गई है, तो इसीलिए क्या है, ये एक ऑब्जेक्टिव हमारे सामने साफ साफ हमें नजर आता है। यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या है आपको सामने साफ साफ नजर आएंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव, एक मिनट दोस्तों, हाँ, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द पीपल द राइट ऑफ, कैसे कैसे राइट प्राप्त करता है? सोशल, और कहोगे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस, राइट्स एक्सप्रेशन, बिलीफ, डिग्निटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों ये सारी की सारी जो है, ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्या करता है? ये लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्त करने की, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता की, गरिमा और अवसर की समानता के अधिकार प्रदान करने का काम हमारी जो प्रस्तावना वो करती है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मेन जो हमें नजर आ जाता है किसके अंदर, कि प्रियम्बल में ही हमें पता लग जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किस किस प्रकार का जस्टिस मिलेगा, क्या क्या आपको लिबर्टी मिली है, किस किस रूप में इक्वेलिटी मिली है, वो सारी बातें हमें किस में दिख जाती है? प्रियम्बल में दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए आपका पहला जो आंसर बनेगा वो क्या रहेगा? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और आराम से कोशिश कीजिए करने की। क्या कह रहा है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों वो भी कौन है? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। क्यों कहा जाता है? देखिएगा, बात करते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? आत्मा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? प्रस्तावना की बात करें तो इसमें संविधान का हमें सार, क्रस, जो उसका कंक्लूजन है वो हमें देखने को मिलता है। और यह इसके लक्ष्यों को भी प्रकट करता है, जो इससे होने वाले जो लक्ष्य है, इसके क्या मोटिव्स हैं, वो सारी की सारी बातें हमें यहाँ दिखती है। भारत के संविधान का दर्शन में, प्रस्तावना में प्रकट होता है, बात सही है। लेकिन गोपाल नाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने
प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा था, मूल आधार। इसने कहा दोस्तों ये बात ध्यान रखनी है। हिदायतुल्लाह कौन थे, हमारे न्यायमूर्ति सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनके बारे में और भी चीजें तो आपको ध्यान रखनी है कि पहले ऐसे सीजीआई है जो क्या बने थे, प्रेसिडेंट भी बने थे। ये बातें आपको हल्की फुल्की ध्यान भी रखनी है क्योंकि चीजें घुमा फिरा के आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वेयर आर द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया यूज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है भारतीय संविधान में हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है। तो दोस्तों इस शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है, प्रियम्बल में, क्योंकि हमारी प्रियम्बल ही इस वर्ड से स्टार्ट होती है। दोस्तों सबसे पहली बात करता हूँ, ये वर्ड कहाँ से लिए, तो आप कहोगे यूएसए से। ठीक है, कौन से, ये वाले सिर्फ। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब बी आर अम्बेडकर जी ने साफ साफ बहुत अच्छे से बताया है। क्या बताया है कि जो ये वर्ड है इनका मीनिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, तो क्या है, तो भीमराव जी अंबेडकर कहते हैं कि इसका मतलब भारत की जनता है। ठीक है, जिन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। तो बस ये बात ध्यान रखना, बी आर अम्बेडकर जी ने बताया इसके बारे में, ये क्या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिप्रेजेंट नहीं करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है पूरी कंट्री के पीपल को, सभी देश के लोगों को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आइडिया कहाँ से लिया तो आप जानते हो, यूएसए से। इसके बाद यदि बात करूँ इसकी लैंग्वेज तो हमें पता है ऑस्ट्रेलिया से। तो सारी बातें आपको ये ध्यान भी रखनी है कहाँ से क्या चीजें हुई है। देखिए दोस्तों, हम भारत के लोक शब्द का प्रयोग संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, और क्या किया गया है देखिएगा, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पीपल मेक अ सोवरेन नेशन। क्या करेंगे हम भारत के लोग, भारत को क्या करेंगे, संप्रभुत्व संपन्न देश बनाएंगे। ठीक है, तो ये बात हमारी किसमें की जाती है, इसमें। इसके अलावा यदि हम बात करें, इसका मतलब यह है कि संविधान का मूल स्रोत क्या है, भारत की जनता। अभी मैंने बात की, लोगों की बात करता है ये, और वे सभी शक्तियों का केंद्र भी है। और हम लोग, यह वाक्यांश कहाँ से, अमेरिकी संविधान से लिया। अभी बात बताई थी ना यूएसए से लिया है, तो दोस्तों ये यूएसए से बात ली है हमने, सिर्फ ये लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ये रहा, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम क्या है, सही क्रम बताना है दोस्तों। तो देखिए इसके लिए मैंने वीडियो भी बना रखी है नीचे, प्रियम्बल की आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, सो एस डी आर, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। सो एस डी आर, सो का मतलब क्या है, सोवरिन। इसका मतलब क्या है, सोशलिस्ट। इसका मतलब क्या है, सेकुलर। इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक। और इसका मतलब क्या है दोस्तों, रिपब्लिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सीरीज देखिए, सबसे पहले सोवरिन होना चाहिए, टोटल सोवरिन भी चलेगा, तो सबसे पहले सोवरिन इन दोनों के अंदर ही है, मतलब ये बात सही है। दूसरा होना चाहिए सोशलिस्ट, सोशलिस्ट है या सेकुलर, ये कहोगे सेकुलर है, ये नहीं है, इधर सोशलिस्ट है, फिर सेकुलर है, फिर डेमोक्रेटिक है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपका, ए। ठीक है दोस्तों, ये निमोनिक्स है जो आपको ध्यान रखनी है, देखिएगा। करेक्ट ऑर्डर ए ही दे रखा है, क्या दे रखा है, पहले सोवरिन आएगा, संप्रभुता आएगा, फिर सोशलिस्ट आएगा, फिर सेकुलर आएगा, फिर डेमोक्रेटिक आएगा, और फिर क्या आएगा, रिपब्लिक। अब दोस्तों एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जब हमने संविधान अडॉप्ट किया था, द आइडिया ऑफ फ्रीडम वाज ऑन जनवरी 22 1947। तो सबसे पहली बात यही है कि जो नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए थे, कब, 13 दिसंबर को। कौन सी मीटिंग थी, तो आपको थर्ड मीटिंग थी जी। थर्ड मीटिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, लेकिन असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया किस रूप में, एक प्रियम्बल के रूप में। और दोस्तों कब अडॉप्ट किया, तो 22 जनवरी 1947 को। और क्या कहा, प्रियम्बल इज नॉट जस्टिफिकेबल इन द कोर्ट, कि इसको कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कब लाई गई, क्या चीजें हुई, वो सारी बातें हमने कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, घबराना नहीं है, पढ़ना है बस आपको, और चीजों को करने की कोशिश करो। Which of the following words is not mentioned in the manipulation is the सोल्यूशन की बात की, डेमोक्रेटिक की बात की, सेकुलर की बात की, क्या नहीं है, फेडरल की बात की। तो हमारी प्रियम्बल के अंदर फेडरल
फेडरल की कहीं भी बात नहीं की गई। देखिएगा, बात करते हैं तो इसके अंदर वही बात लिखी गई है, फेडरल की बात नहीं है। इसमें एक चीज और है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात और है, क्या है तो ये थोड़ा सा आपको गौर फरमाना है यहाँ। 42 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसमें कुछ एक चीजें ऐड की गई, पहली बार संविधान संशोधन किया गया इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, और इसके अंदर कुछ वर्ड हैं वो ऐड किए गए। तो द वर्ड ऑफ यूनियन इज यूज्ड एन आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन वर्ड को यूज किया गया इस टाइम पे। लेकिन दोस्तों इसी टाइम की यदि मैं बात करूं ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपने कुछ वर्ड भी ऐड किए थे, तो ये ऊपर लिखे हुए वर्ड भी हैं, ये रहे। ठीक है, कौन कौन से वर्ड हैं दोस्तों, तो आपको हो गए सोशलिस्ट हैं, ये रहा, इसके अलावा सेकुलर है और इंटीग्रिटी। तीन वर्ड ऐसे हैं दोस्तों जो हमारी जो मेन मूल जो प्रस्तावना है या जो स्टार्टिंग में प्रस्तावना थी उसमें तीन वर्ड नहीं थे, कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये बाद में ऐड किए गए। ठीक है दोस्तों, कब किए गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इनको ऐड किया गया था। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट है ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के अंदर आपको पता है कि आपकी जो लोकसभा की टाइम पीरियड है वो 6 साल कर दिया गया था, तो बहुत सारी चीजें हुई थी। लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको चीजों को पता लगेगा। हिंदी में देखना चाहते हो, समाजवाद की बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, अखंडता की, ये तीन वर्ड जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। Which of the following words are not included in the preamble of the Indian Constitution adopted on November 26, 1949? ये कह रहा है 24 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं था। तो देखिए दोस्तों, हम रिपब्लिकन तो थे, कोई दिक्कत नहीं थी, एक जिसमें वो काट दो, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या हम रिलेबल थे, सोशलिस्ट थे, नहीं थे, दो भी नहीं था, तीन भी नहीं था, नॉन रिलीजियस ये भी नहीं था, तो तीनों ही आएंगे दोस्तों, आंसर बनेगा आपका 2, 3 और 4। देखिएगा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक मिनट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को जो हमने भारत के संविधान को अपनाया था उसमें क्या नहीं था, सोशलिस्ट नहीं था, गैर धार्मिक जिसको हम बोलते हैं नॉन रिलीजियस नहीं थे, इसके अलावा ये वर्ड जो थे ये शामिल नहीं थे। ठीक है दोस्तों, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। शामिल कब किए गए, तो कुछ एक वर्ड है जो बाद में शामिल किए थे, कब किए थे, 1976 में, वो बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है। व्हाट वाज द ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडियन ऑन 26 जनवरी 1950 when the constitution was enacted? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया था, तो भारत गणराज्य की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, क्या स्थिति थी, मतलब इनमें से कौन कौन से वर्ड हैं जो आपके पास थे, बात सीधी सी यही है। तो दिमाग में लेके आइए, एक सोशलिस्ट, सोशलिस्ट और एक सेकुलर, ये दोनों वर्ड हमने बाद में ऐड किए दोस्तों, जो इसमें नजर आए ये काट देना। तो देखिए इसके अंदर ये है तो नहीं होगा, इसके अंदर देखिए दोस्तों, तो आप कहोगे इसके अंदर सेकुलर वर्ड है, नहीं होगा। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक थे, लेकिन सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये ज्यादा सही है क्योंकि तीनों की तीनों वर्ड थे। तो देखो एक भी कह सकते हो लेकिन एक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीनों वर्ड जो स्टार्टिंग में थे वो दे रखे हैं आपको। तो यहाँ पे क्या थे, हम सोवरिन थे, डेमोक्रेटिक थे और रिपब्लिक थे, तो आंसर आएगा आपका सी। सी आपका आंसर है दोस्तों, इसमें समझाने की बात कुछ नहीं है, सारी बातें हम कर चुके हैं। आगे बढ़िए। हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस हैज बीन प्रोवाइडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का प्रावधान किया गया है, कितने प्रकार के न्याय दोस्तों, तो यहाँ पे 3 प्रकार के जस्टिस है वो हमें दिए जाते हैं, 3 प्रकार के। कैसे कैसे बात करते हैं देखिएगा। चलिए, सबसे पहली बात यदि हम करें तो कहोगे आप सोशल जस्टिस, ये रहा जी, आप कहोगे सोशल जस्टिस। क्या मतलब है सोशल जस्टिस का, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, देखिए इसका मतलब क्या है, means that all citizens will be considered equal and there will be no discrimination of any kind of society on the basis of birth, race, caste, religion, sex। मतलब किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किस अनुसार, जन्म से, जाति से, कोई भी धर्म से, मेल फीमेल से, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। दूसरा आपको क्या दिख नजर आ रहा है, तो आपको होगी सर इकोनॉमिकल जस्टिस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रिच एंड पुअर, जो भी अमीर है गरीब है, विल बी ट्रीट इक्वल,
उनको क्या किया जाएगा, इक्वल ट्रीट किया जाएगा। दैट इज नो पर्सन विल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द इकोनॉमिकल ग्राउंड्स एंड एफर्ट्स विल बी मेड टू रिड्यूस द गैप बिटवीन देम। कहता है जो उनके बीच में गैप है ना अमीरी गरीबी का, वो कहीं भी उनको दिक्कत नहीं देगा, किसी प्रकार का उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देगा, सबको हम इक्वल रखेंगे। उसी को क्या बोला इन्होंने, इकोनॉमिक जस्टिस। और तीसरा जस्टिस क्या है दोस्तों, तो तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में क्या कहता है, इट मींस एवरी पर्सन विल हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, हर एक व्यक्ति के पास बराबर राजनीतिक अधिकार है। इन विच ऑल सिटीजन विल हैव टू राइट टू वोट एंड बी इलेक्टेड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, कम्युनिटी, रिलीजियस, प्लेस ऑफ बर्थ। ये कह रहा है इनके बेस पे कभी भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सारे लोग बराबर हैं यहाँ पे वोट डालने के लिए भी और इलेक्टेड होने के लिए भी। It is noteworthy that the idea of social, economical and political justice has been taken from Russian Revolution 1917। तो दोस्तों ये बात भी ध्यान रखनी है, ये तीनों प्रकार के जस्टिस है उनमें कहाँ से लिए, तो रशियन रिवॉल्यूशन से लिए। कब हुई थी, 1917 में। ठीक है दोस्तों, हमने वहां से इनको अडॉप्ट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ बातें क्लियर हैं ये आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which provision has been made for economic justice as one of the objective of the Constitution of India। भारत के संविधान के उद्देश्य में एक आर्थिक न्याय का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इकोनॉमिक जस्टिस की जब हम बात करें तो हमें पता है कि फंडामेंटल राइट में किया गया है। इसके अलावा और कहाँ किया गया है, तो आप कहोगे सर प्रियम्बल में भी किया गया है। प्रियम्बल में किया है ना, तो आप कहोगे सर प्रियम्बल में है, ये रहा। दूसरा किसमें किया गया है, तो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी में किया गया। तो आंसर रहेगा आपका बी, कि इन दोनों में किया गया है। तो देखिए आंसर बी, सोशल जस्टिस की बात करूं दो जगह किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ, एक तो प्रियम्बल में और एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इनकी बात की गई है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यदि मैं देखूं तो क्या आर्टिकल है वो जिनके अंदर बात की गई है, तो ये आर्टिकल आपके पास ये रहे। ये आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने हैं, आर्टिकल 38 का 2, 39, 39A, 39B, 39C, 39D, ये सारे के सारे किस पे हैं, इकोनॉमिकल जस्टिस पे। जो एक स्टेट की ड्यूटी होगी क्या, कि इन सभी के लोगों को क्या हो, इकोनॉमिकल जस्टिस मिले इन सबको। ठीक है, तो ये आर्टिकल प्रदान किए गए हमें, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, द वर्ड socialism used in the preamble of the Indian Constitution when read in conjunction with which of the following articles gave the Supreme Court to power to define the fundamental rights of equal pay for equal work। ये कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तावित समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ पढ़ने पर सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मूल अधिकार की बात की गई है। तो दोस्तों वो कौन सा है, तो वो है आर्टिकल 14 एंड 16। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इन दोनों को साथ में पढ़ने पर किसकी बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, कि सभी को क्या मिलेगा, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात इन्होंने की, और ये फंडामेंटल राइट है। तो दोस्तों आंसर इसमें 4 है, लेकिन ये गलती से 2 जगह आ गया है, तो एक काट दीजिए, एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 14 और 16 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, क्या लिखा गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 14 और 16 दोनों को समाजवाद शब्द को सुप्रीम कोर्ट ने समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार की परिभाषित करने की शक्ति दी है। किस केस में दी, तो ये ध्यान रखना है, रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन केस के अंदर क्या किया था, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि समान कार्य के लिए क्या किया जाएगा, समान वेतन के सिद्धांत को संविधान के द्वारा स्पष्ट रूप से किसमें, तो आप कहोगे मौलिक अधिकार के रूप में घोषित नहीं किया गया, मौलिक अधिकार के रूप में घोषित नहीं किया गया, लेकिन यह निश्चित रूप से एक संवैधानिक लक्ष्य है, लेकिन इसको कहा नहीं, फंडामेंटल राइट में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बात ध्यान रखनी है किस किस आर्टिकल को, तो 14 और 16 किस केस में किया गया, तो बात ध्यान रखनी है, रणबीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये केस आपको ध्यान रखना है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी बात कि समान वेतन के लिए क्या रहेगा, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हु अमंग द फ्लोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करने वाला आप खुद जानते हो क्या है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो बात इसमें कुछ ज्यादा बताने की है नहीं, लेकिन बस ये ध्यान रखना है ये वर्ड कब जोड़ा गया, तो ये वर्ड जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रीडम इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस संविधान का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, इनमें से किस स्वतंत्रता का नहीं है। तो दोस्तों आप खुद जानते हो, आपको थॉट की फ्रीडम दी गई है, एक्सप्रेशन की दी गई है, बिलीफ की दी गई है, किसकी नहीं है, इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात यहाँ नहीं की गई। आंसर आएगा आपका इकोनॉमिकल फ्रीडम। ठीक है दोस्तों, देखिएगा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किसकी बात नहीं कही गई, आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। किस किस की, तो आप यहाँ पे ध्यान रखना है क्या क्या इंक्लूड है इसके अंदर। तो ये साफ साफ बात ये लिख रखी है, ये इंक्लूड है। बात करते हैं इनकी क्या क्या है, तो देखिएगा क्या क्या इंक्लूड है इसमें। फ्रीडम ऑफ थॉट आपके पास किसकी है, विचार अभिव्यक्त करने की है, एक्सप्रेशन करने की है, बिलीव विश्वास करने की है, रिलीजियंस एंड वर्शिप्स तो आपको धर्म और पूजा करने की भी स्वतंत्रता है। तो ये स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ये रहा, पढ़िएगा इसको और कोशिश कीजिए करने की। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज नॉट इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में वेलफेयर की बात नहीं है, वेलफेयर यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वेलफेयर की बात आपकी प्रीएम्बल में नहीं की गई। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसकी बात नहीं की गई, लोक कल्याण, वेलफेयर की बात नहीं की गई दोस्तों। लोक कल्याण शब्द संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में है, तो ध्यान रखनी है कहाँ पे, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इनकी बात की गई है। जबकि इसमें किस चीज की बात की गई है, तो आप कहोगे सोवरेनिटी धर्मनिरपेक्षता, सोशलिस्ट धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, समाजवादी शब्दों का उल्लेख इसके अंदर किया गया है। सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये वर्ड कई बार अरेंज करा लेता है। तो देखो मैंने आपको एक निमोनिक्स बताया ना, सो एस डी आर, ये ध्यान रखना है दोस्तों, सो एस डी आर, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, ये कई बार अरेंज भी करवाए हुए हैं, ध्यान रखना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन है वो सही है। तो देखिए दोस्तों, द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर वर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड इन 1950। तो बात इसकी बिल्कुल सही है ये, कि समाजवाद धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में संविधान का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि ये जोड़े कब गए, तो आप कहोगे 1976 में जोड़े गए थे तीन वर्ड। अगली बात सारी अपने आप गलत हो जाएगी, द अबोव वर्ड्स वर एडोप्टेड बाय द 77, नहीं बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है, संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं, ये भी नहीं है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या रहेगा, ए। लीजिए, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बात वही है, कब ऐड किए गए वो बात इसने बता रखी है। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स हैव बीन एडोप्टेड टू द प्रीएम्बल्स बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे से बात बताई है, प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो आप यहाँ पे साफ साफ कह सकते हो कि हमें यहाँ तीन वर्ड देखने को मिले थे। पहला वर्ड तो था हमारा, एक मिनट दोस्तों, हाँ, क्या क्या जोड़ा था, तो हम कह सकते हैं सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट जोड़ा था, है ना। इसके अलावा सेकुलर वर्ड हमने जोड़ा था, इसके अलावा इंटीग्रिटी, ये वर्ड आपने जोड़े थे दोस्तों। अब इनमें देख लो आप कौन कौन सा है, तो सोशलिज्म ये रहा, सेकुलरिज्म ये रहा, इन दोनों की बात इन्होंने नहीं की, तो आंसर रहेगा आपका वन एंड थर्ड ये। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, कब जोड़े थे, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, कब, 1976। प्रीएम्बल में यही चीजें हैं दोस्तों, घुमा फिरा के बस इन्हीं पे क्वेश्चन बनाएगा। ये बात हम कर चुके हैं, इसकी कोई जरूरत हमें है नहीं, आगे बढ़िए। The preamble of the Indian Constitution adopted on November 26, 1949 did not include the word। कौन कौन से वर्ड है उस टाइम पे इंक्लूड नहीं थे, तो आप खुद जानते हो। ये तीनों के तीनों वर्ड हमने अभी अडोप्ट किए हैं, तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो कहाँ है 1 एंड 2 एंड 3, ये रहा।
ठीक है दोस्तों, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड सेकुलर, ये आंसर हो जाएगा आपका। देखो यही क्वेश्चन घुमा घुमा के कैसे पूछ रहा है ना, कभी किसी एग्जाम में, कभी किसी एग्जाम में, नया क्वेश्चन नहीं है ही नहीं सही। ये रहा जी, कब अडॉप्ट किए वो सारी बातें हम कर चुके हैं, छोड़िएगा, आगे बढ़िए। द एम ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टू इंश्योर फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स, भारत के संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य अपने सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या क्या सुनिश्चित करेंगे? तो दोस्तों आप खुद जानते हो, क्या आपको सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस की बात की, आपको होगी कही है। फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन आपको होगी, ये भी कही है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बिल्कुल कहा है। और रेपुटेशन ऑफ द पर्सन, व्यक्ति की प्रतिष्ठा की बात, तो सारे के सारे आपके सही है। तो इसमें देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। 5 प्रकार की बात की थी वो मैंने भी आपको बता दी है पहले भी। ये रहा, पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हो, फ्रीडम ऑफ बिलीफ की, रिलीजियस की एंड वर्शिप की। ऑल्सो एम ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये एम्स है किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, द डील्स सॉरी द ideas and objective outlined in the preambles of the Indian Constitution are explained further in, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित आदर्शों को और उद्देश्यों को आगे बताया गया। किस किस चीज में आगे बताया गया दोस्तों? तो देखिएगा, जो सोशल जस्टिस है, इक्वेलिटी की बात है, लिबर्टी की बात है, तो दोस्तों वो आप कहोगे वो कहाँ पे बात की गई है? तो फंडामेंटल राइट में की गई है। नेक्स्ट, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? तो आप कहोगे सर इसके अंदर भी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं इक्वल कार्य के लिए इक्वल वेतन पे काम करने वाला कौन है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यहाँ पे चीजें होंगी। और क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? तो आप कहोगे सर फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इनकी बात की गई है। तो दोस्तों आपका आंसर रहेगा सी। कैसे? देखिएगा, सारी बातें हम यहाँ देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित जो आदर्श हैं, उनके मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों में इनकी बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रावधानों का मौलिक अधिकारों के अध्याय में विस्तृत किया गया है। बिल्कुल। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उल्लेख कहाँ किया गया है? वेलफेयर स्टेट की बात कहाँ की गई है? तो आपको होगी डीपीएसपी में। ठीक है। और अखंडता, इंटीग्रिटी एंड बंधुता की बात कहाँ की गई है दोस्तों? तो ये किसमें कही गई है? आपकी मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं उनके अंदर इनकी बात की गई है। तो सारी की सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन कहाँ किया गया है? तीनों ही चीजों में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की प्रस्तावना, इनको पढ़ना है। संविधान का हिस्सा है लेकिन इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नो है लीगल इफेक्ट। आगे बढ़िए, इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट, ये भी गलत है दोस्तों, ये भी गलत है। आगे बढ़िएगा, इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट ऑफ एनी अदर पार्ट ऑफ इट, बिल्कुल नहीं है। इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यह कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑन द अदर पार्ट्स, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है? संविधान का हिस्सा है लेकिन अन्य भागों से स्वतंत्रता से इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं पड़ सकता, ये बात साफ साफ कही गई। देखिए किस मामले में, सारी बातें हम करते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है लेकिन इसका अन्य हिस्सों से स्वतंत्रता से कोई कानूनी प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात साफ साफ कही गई। और इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में अलग अलग बातें हैं वो बताई हैं। पहला तो आपका कौन सा? बेरोजगारी मामला कब हुआ था? तो ध्यान रखना है 1960, कई बार यही मैच करवा लेता है, 1960। और इसमें क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने? इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा क्या है? नहीं है। तो सबसे पहली बार ये बात की गई। दूसरी बार दूसरा मामला आया 1973, केशवानंद भारती मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का हिस्सा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बेंच इसी में बैठी थी। कितने जजों की बेंच थी? तो आपको होगी 13 जजों की बेंच थी, सबसे बड़ी बेंच थी दोस्तों ये। तो इसमें कहा था कि संविधान इसका हिस्सा है लेकिन यह न्याय संगत नहीं है, इसको न्यायालय में नहीं लेके जाया जा सकता, यानी इसका कोई आधार पर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। हालांकि प्रस्तावना का उपयोग संविधान के अन्य भागों की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि संविधान को न्यायालय में नहीं लिया जा सकता, लेकिन इस चीज को हम एक कभी भी किसी प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशन में दिक्कत आती है तो हम उसकी प्रियम्बल पे जाएंगे कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो तब इस चीज की क्या अहमियत थी और किस डायरेक्शन में देखते हुए इन चीजों को लिखा गया है। तो ये क्या एक गाइडलाइन की तरह काम करेगा क्या आपका
प्रियम्बल। ठीक है, ये बात की गई। और मामला था एक और आपका LIC मामला, कब? 1995 में। इंपॉर्टेंट बात है, इसमें क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने फिर से माना कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? अभिन्न अंग है। दोस्तों ये मामले आपको ध्यान रखने हैं, बहुत बार ये दे के बोल देगा कि इनको अरेंज करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द preamble of the Indian Constitution and preamble of the Constitution and with the help of the given code indicate which of the following is or are correct। संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए कोड को सहायता से बताएं कि इनमें से कौन सा सही है। दोस्तों हमें सारे पढ़ने हैं और देख के बताना है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, पहला पढ़ते हैं। पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य का संकल्प अत्यंत प्रस्तावना बन गया था। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्टीमेटली बिकम अ प्रियम्बल। बात बिल्कुल जायज है। कब की थी? तो 13 दिसंबर को की थी। कौन सी मीटिंग? थर्ड मीटिंग में की थी। ठीक है, कब किया? 22 जनवरी 1947 को। एडॉप्ट कर लिया था किस रूप में? प्रस्तावना के रूप में। पहली बात सही। इट इज नॉट जस्टिकेबल इन नेचर। बात बिल्कुल जायज है। दूसरी भी सही है। इट कैन नॉट बी अमेंडमेंट। नहीं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, किया तो है। तो आप कहोगे सेकंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो किया हमने। तो दोस्तों अमेंडमेंट तो हम इसमें कर सकते हैं। तो इसका मतलब थर्ड आपका गलत है। थर्ड जहां जाए काट दो एक बार। इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है, काट दो। बाकी क्या कह रहे हैं लास्ट देखो। इट कैन नॉट रिपेल स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को निरस्त नहीं कर सकता। बात ये भी सही है। तो आंसर रहेगा आपका बी। ठीक है दोस्तों, इन सब की हमने बात की थी। देखिए अभी मैंने जो बात बताई आपको सारी वही दी गई है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब लाया गया? तो दे रखा है 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था, है ना। एडॉप्ट कब किया? 22 जनवरी 1947 को किया गया था। किस रूप में किया गया? प्रियम्बल के रूप में किया गया था। ये बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, केशवानंद भारती मामले में बात बताया गया कि क्या कि इसको हम क्या नहीं कर सकते। तो इसको प्रियम्बल क्या है? नॉट जस्टिफिकेबल है। ठीक है, जिसको। और दूसरा, द कोर्ट कैन नॉट बी अप्रोच्ड ऑन द बेस ऑफ द प्रियम्बल्स। The preamble can be used to define various provision of the constitution but it cannot repeal specific provision of the constitution। ये बात भी हमने की थी अभी। और दोस्तों थर्ड जो है वो इनकोरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हो चुका है। कब हुआ है? 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अमेंडमेंट किसके आर्टिकल के द्वारा किए जाते हैं दोस्तों? ये भी ध्यान रखना, आर्टिकल 368 के द्वारा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िएगा इसको। Which of the following statement is not correct? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? The objective resolution of India Constitution was moved by जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। बात बिल्कुल सही है। The objective resolution of the India Constitution was moved by the Dr. B.R. अम्बेडकर। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम बात कर चुके हैं किसने प्रस्तुत किया था। तो आप कहोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, अम्बेडकर जी ने नहीं किया दोस्तों। SC मुखर्जी was elected as the deputy chairman of the Constituent Assembly। बात सही है ये भी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा was elected as the अंतरिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये बात भी सही है। तो आंसर आपका क्या है दोस्तों? बी। साफ साफ हमें पता है बी है, क्योंकि सारी बातें हम कर चुके हैं। कब आया क्या आया, तो इस पे टाइम खराब नहीं करेंगे, आगे बढ़िए। In which case did the Supreme Court first declare that the preamble is not a part of the Constitution? किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहली बार कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है दोस्तों? तो अभी तो हम बात करके आए हैं किसमें? बेरुबारी मामले में। लेकिन कहा किसमें भाग है? तो वो किसमें? केशवानंद भारती में। यहाँ कहा है और वहां कहा पार्ट नहीं है। ठीक है, मामला कब का है? तो 1960 का मामला है, जिसमें मना किया गया था कि भारत में जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। देखिए ये रहा 1960 का मामला, दे रखा है आपको, इसमें मना किया था। हालांकि संविधान की भाषा जहां स्पष्ट नहीं होगी ना, तो वहां हम क्या करेंगे, इसके जो निर्माता थे जिन्होंने बनाया उनकी मंशा क्या थी, उसको समझने के लिए हम इसको क्या एक सहायक के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं। ये बात कही थी कब? केशवानंद उसमें बेरुबारी मामले में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज क्लैरिफाइड द डॉक्ट्राइन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को स्पष्ट किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय संविधान की मूल संरचना को सिद्धांतों के रूप में स्पष्ट कब किया था दोस्तों? तो आप सारे ही जानते हो कब। तो साफ साफ आप कह सकते हो केशवानंद भारती मामले में।
ठीक है दोस्तों, तो कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। इसमें साफ-साफ बात कही गई कि हम ये प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन हम इसको क्या नहीं कर सकते, जस्टिफिकेबल नहीं है, न्याय संगत नहीं है दोस्तों ये, ठीक है? इसको लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते। संशोधन इसमें हो सकता है आर्टिकल 368 के अनुसार दोस्तों। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन आज आपने देखे सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिएम्बल है उसके बारे में। दोस्तों अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्या इस प्रिएम्बल किसी भी सरकार को क्या उसकी पावर बढ़ाती है या कम करती है? ये क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए तो आप सीधी-सी बात कहोगे ना तो पावर ये बढ़ाती है और ना पावर कम करती। ठीक है? पूछे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है तो बिल्कुल हुआ है, हमने देखा अभी। मेन बातें क्या हैं इसमें ध्यान रखने की, आपको किस-किस प्रकार के जस्टिस मिले हैं वो ध्यान रखने हैं। इसकी जो की पॉइंट क्या है? सोवरेनिटी है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, अरेंज में आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बातें अच्छी लग रही हैं। अच्छी लग रही हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, दोस्तों को भी बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।